नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चंबल तक के विशेष प्रोग्राम चुनावी चर्चा में। और इस वक्त हम मौजूद हैं भिंड विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ पर एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो कि इनका नाम है इंजीनियर वीरेंद्र वर्मा। ये यहाँ की समाज की समस्याएं और राजनीतिक से पीड़ित हैं और ये क्यों प्रत्याशी बनना चाह रहे हैं ये भी हम इनसे जानेंगे। यहाँ ही नहीं, केवल भिंड ही नहीं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने भी लड़ने का इनका उद्देश्य है। वर्मा जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। जी नमस्कार। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है भैया जी कि मैं चुनाव क्यों लड़ना चाहता हूँ। मैं ना तो कभी मैंने सोचा था कि मैं राजनीति में जाऊंगा, ना मैं कभी चुनाव लड़ना चाह रहा था, लेकिन मैं पिछले 8-10 वर्षों से इतना पीड़ित हूँ, प्रताड़ित हूँ, शोषित हूँ, वंचित हूँ कि मुझे ना चाहते हुए चुनाव लड़ने की सोची है मैंने। अब कैसी पीड़ा है मेरे पास, तो मैं सर्वप्रथम 2016 की बात है, मैं एक नौकरी करता था पुलिस विभाग में HCL कंपनी के द्वारा, लेकिन वो पुलिस वालों की वजह से मुझे छोड़नी पड़ी। और कुछ पुलिस वालों की वजह से उन्होंने मेरे साथ अभद्रता की तो मुझे वो छोड़नी पड़ी, जिसकी शिकायत मैंने SP साहब, DIG साहब, IG साहब से की, लेकिन मेरी कोई मदद नहीं की गई, मेरे लिए कोई जांच नहीं कराई गई और मेरी कोई FIR दर्ज नहीं की गई। अब उस समय जब मैंने नौकरी की थी तो उस समय का 1 माह का वेतन, 1 माह का स्टाइपेंड मुझे आज तक नहीं मिला है, जिसके लिए मैंने लेबर इंस्पेक्टर सर से शिकायत की, SP साहब से शिकायत की, DM साहब से बोला, CM हेल्पलाइन 2 बार लगाई और कंपनी को मेल किए, लेकिन मुझे आज तक स्टाइपेंड नहीं मिला है। अच्छा, कंपनी ने, HCL कंपनी ने और पुलिस वालों ने, दोनों ने मिलकर मुझे वेतन या स्टाइपेंड नहीं देने दिया। ये एक इश्यू हो गया। दूसरा इश्यू, इसके बाद मैं सोच रहा था कि मैं अपना जीवन यापन कैसे करूंगा, तो मैंने कहा जीवन यापन करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत एक लोन लेना चाहा उद्योग विभाग भिंड के द्वारा। तो मैंने उसको पूरा फाइल बनाई, पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया, तो उसको जब ऑनलाइन अप्लाई किया तो वो पास हो गई मेरी फाइल। अब वो जब बैंक में पहुंच गई जो लोन के लिए, लेकिन बैंक मैनेजर सर जी ने मुझे लोन देने से मना कर दिया। क्या कहा? कारण क्या बताया? नहीं, बस मना कर दिया। और उसमें एक ही उद्देश्य था कि भ्रष्टाचार, ये सत्यता है। अब जब आप कुछ परसेंट देना चाहोगे तो आपका लोन पास कर दिया जाएगा और नहीं तो आपको घुमाया जाएगा, मतलब मुझसे तो मना कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने एजुकेशन लोन लेना चाहा अपनी पढ़ाई के लिए, तो मैंने कहा आगे पढ़ाई करें और भी आगे जाएंगे, तो पढ़ाई के लिए मैंने एजुकेशन लोन लेना चाहा, लेकिन मैंने HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक और जन सुनवाई में गया, LDM सर से मिला, लेकिन मुझे एजुकेशन लोन नहीं मिला। जबकि मैं भैया जी आपको बता दूं कि एजुकेशन लोन तो माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के, उनके सुपुत्र को भी मिला है। और जबकि वीरेंद्र वर्मा का कहना ये है कि जो कार्तिकेय चौहान है, हाँ, वो भी एजुकेशन लोन, कार्तिकेय चौहान नहीं, उनके छोटा भाई है, उनको एजुकेशन लोन मिला है। अब वीरेंद्र वर्मा को एजुकेशन लोन नहीं मिलता है और शिवराज सिंह चौहान जी के पुत्र को लोन मिलता है। ठीक है, अब ये पीला है मेरी। तो क्या आपका क्या ये माना जाए कि मुख्यमंत्री के सामने चुनाव लड़ने के कारण ये भी हो सकता है? नहीं, ये तो हो ही सकता है। और ये जो पीड़ा है, जो मैं पीड़ित हूँ, मैं शिकायत करता हूँ, जो ब्यूरोक्रेसी है जो मुझे प्रताड़ित कर रही है, मेरा शोषण कर रही है, मेरी सुनवाई नहीं कर रही है, तो ये कारण है। जब मैं पुलिस वालों की शिकायत करता हूँ तो उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती, मेरा 1 माह का स्टाइपेंड आज तक दिया नहीं जाता है। और मैं उद्योग विभाग से लोन लेना चाहता हूँ लेकिन बैंक मुझे लोन नहीं देती है, मुझे एजुकेशन लोन दिया नहीं जाता है। एक FIR मैं एक थाने में कराने जाता हूँ, लेकिन थाने की पुलिस के द्वारा मेरी इतनी बुरी पिटाई की जाती है और मैं एक महिला की मदद करने जाता हूं और मुझे अपराधी बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन मेरे गांव ने मेरी पूरी मदद की, मेरे पूरे गांव ने आके बोला कि इसकी क्या गलती है, यहाँ इसको क्यों पिटाई की जा रही है, इसको क्यों लोकम में बंद कर दिया है। और वो थाना प्रभारी SP साहब को बुलाते हैं रात के समय, और SP साहब का एक वक्तव्य मैं आपको भैया जी बताता हूँ। SP साहब ये बोल रहे हैं कि ज्यादा करोगे तो एनकाउंटर करा दिया जाएगा। जब मैंने ये बात सुनी तो मेरे पैरों से जमी खिसक गई कि SP साहब ऐसा बोल सकते हैं। और चलो एक ये इश्यू, उसके बाद एक मुझे FIR करानी थी, एक राज्यसभा सांसद जी प्रधानमंत्री जी को भेजती हैं, लेकिन बूढ़ी FIR दर्ज नहीं होती है मेरी। मैं संसद में बोलने के लिए मैंने कहा न्याय कैसे मिले, तो मैंने एक लेटर डाला, एक RTI डाली
कि संसद में मैं बोल सकूं, जहां से संसद के सभापति जी या अध्यक्ष जी मेरी देश के डीजीपी साहब या मुख्य सचिव साहब को एक लेटर लिख सके मेरे लिए, और मेरी जो भी परेशानियां उनमें जांच कराई जा सके, एफआईआर कराई जा सके और मुझे निराकरण मिल सके, मुझे न्याय मिल सके। लेकिन उस आरटीआई में मुझसे बोला जाता है, जो मैं संसद में अप्लाई करता हूं, कि अगर आपको संसद में अपनी बात रखनी है तो आपको संसद का सदस्य होना पड़ेगा। अब बताइए, यानी आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। अब मुझे अपनी बात रखने के लिए चुनाव लड़ना पड़ेगा। अब मैं चुनाव क्यों लड़ना चाहता हूं? अब मध्य प्रदेश के विधानसभा का चुनाव इसलिए लड़ना चाहता हूं क्योंकि मैं मध्य प्रदेश की विधानसभा में जाकर विधानसभा अध्यक्ष जी के समक्ष बोलकर के, सर आज यहाँ सत्ता पक्ष भी बैठी है, आज यहाँ विपक्ष भी बैठी है, लेकिन आज आपका एक विधायक जो पीड़ित है शासन और प्रशासन की बैठे हुए अधिकारियों से, नेताओं से, और उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। सर आप कृपया मेरी इन चीजों को सुन लीजिए, इन परेशानियों को सुन लीजिए और मेरी एफआईआर जांच करा दीजिए। मध्य प्रदेश के डीजीपी साहब, मुख्य सचिव साहब को एक लेटर लिख दीजिए, और मध्य प्रदेश के जो भी विधानसभा अध्यक्ष जी हैं उनको भारतीय संविधान और भारतीय लोकतंत्र के अनुसार उनको विशेष अधिकार है कि वो मेरी विशेष जांच करा सकती है। इसलिए मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। अब इससे पहले मैं चुनाव मैंने खंडवा लोकसभा उपचुनाव के लिए अप्लाई किया, लेकिन मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की हेल्पलाइन नंबर के द्वारा मुझे गलत जानकारी दी जाती है, और गलत जानकारी दी जाती है तो उसके कारण मैं चुनाव नहीं लड़ पाता हूं। अब इसकी शिकायत मैं भारत निर्वाचन आयोग में करता हूं, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारियों की लापरवाही देखिए। मैं खंडवा लोकसभा उपचुनाव की शिकायत करता हूं और निराकरण में मुझसे बोल दिया जाता है कि विधानसभा निर्वाचन संपन्न हो चुके हैं, शिकायत का अब कोई औचित्य न होने से शिकायत बंद की जाती है। देखिए, शिकायत की गई है खंडवा लोकसभा उपचुनाव की और निराकरण में विधानसभा की बोली जा रही है। ये कैसा निर्वाचन आयोग है? इसके अधिकारी कैसे हैं? मतलब अब मुझे न्याय कहां मिले? ब्यूरोक्रेसी से मिल नहीं रहा है, चुनाव आयोग से मिल नहीं रहा है, नेता मुझे देना नहीं चाहते हैं। एक और बता दे रहा हूं, जब मैं मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में आदरणीय माननीय सम्माननीय मुलायम सिंह यादव जी का आकस्मिक निधन हो गया था, तो मैं वहां गया। वहां मैंने भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव गठित किया, तो मैंने वहां चुनाव का फॉर्म भरना चाहा, नॉमिनेशन फॉर्म भरना चाहा, लेकिन मेरे नॉमिनेशन फॉर्म भरने गया तो वहां के रिटर्निंग ऑफिसर मैडम ने, एसडीएम मैडम ने, एडीएम सर ने, डीएम सर ने, पुलिस के अधिकारियों ने मेरा नॉमिनेशन फॉर्म जमा नहीं करने दिया, और रिटर्निंग ऑफिसर मैडम ने मेरा नॉमिनेशन फॉर्म जमा नहीं किया और मुझसे बोला कि आप समय पर नहीं है, जबकि मैं बहुत समय पर था, समय से पहले था, लेकिन मेरा नॉमिनेशन फॉर्म जमा नहीं किया गया। अब इसमें एक इश्यू आता है कि मैं अंतिम तिथि को क्यों नॉमिनेशन फॉर्म जमा करने गया था, उससे पहले भी जमा कर सकता था। ये तो बहुत बड़ा इश्यू है, भारत की जनता पूछ सकती है। तो उसके लिए 11 नवंबर 2022 को मैंने भिंड निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों से मेरी वोटर लिस्ट की सत्यापित प्रति की लेने गया था मैं, और मैंने बोला था कि सर मुझे वहां अधिकारियों से कि सर मुझे वोटर लिस्ट की सत्यापित प्रति दे दीजिए, क्योंकि मुझे मैनपुरी में लोकसभा उपचुनाव लड़ना है। लेकिन भिंड निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों ने मुझसे बोला कि नियम से मिलेगी और 6-7 दिन के बाद मिलेगी, 7 दिन के बाद मिलेगी। अब 7 दिन के बाद 11 नवंबर 2022 की ये बात है, 7 दिन के बाद 18 नवंबर 2022 हो जाएगी, जबकि अंतिम तिथि 17 नवंबर 2022 थी। तो फिर मैंने जिला निर्वाचन अधिकारी, डीएम साहब भिंड, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग में शिकायत की कि मुझे मेरी वोटर लिस्ट की सत्यापित प्रति नहीं दी जा रही, जबकि जो कि नॉमिनेशन फॉर्म में लगाई जानी है। अब मुझे कोई निराकरण नहीं मिला, ना तो भिंड के जिला निर्वाचन अधिकारी जी के द्वारा, ना मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के द्वारा, ना भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा, और मुझे वो वोटर लिस्ट की सत्यापित प्रति 11 नवंबर की 16 नवंबर को दी जाती है। अब जब 16 नवंबर को जो वोटर लिस्ट की सत्यापित प्रति दी जाएगी, जो नॉमिनेशन फॉर्म में लगाई जानी है, तो वो 17 नवंबर को ही नॉमिनेशन फॉर्म जमा किया जाएगा, क्योंकि उसमें प्रस्तावक भी भरने हैं नॉमिनेशन फॉर्म में, क्योंकि वकील भी उसमें कुछ काम करते हैं। मतलब वो फॉर्म तो तैयार होगा, और भिंड से मैनपुरी की 3 घंटे की रास्ता भी है, और मैं उस दिन जमा करता हूं, तो लेकिन मेरा जमा नहीं किया जाता। अब एक इश्यू और देख लीजिए, मेरी जमानत राशि आज तक वापस नहीं की गई है, जो मैंने मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए जमा की थी स्टेट बैंक ऑफ मैनपुरी की शाखा में। अब मेरी जमानत राशि वापस नहीं करते। जब मैं लेने जाता हूं तो मेरी ओरिजिनल प्रति ले लेते हैं जमानत राशि की, और मुझे पावती नहीं देते हैं। और पावती का किस्सा तो ये है भैया जी कि मैं जिस भी विभाग में जाऊं, मुझे पावती नहीं दी जाती है, और विभाग के द्वारा भगा दिया जाता है, और ज्यादा करोगे विभाग से अगर लड़ोगे तो कार्रवाई करा देंगे गलत सलत। तो फिर अब मैं तो इतना पीड़ित हूं कि मेरी तो कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। मैंने इतने इश्यू आपको बोले, अब बताइए अब मैं चुनाव क्यों ना लड़ूं? यहाँ चुनाव कौन लड़ना चाहता है? विधायक के पुत्र लड़ना चाहते हैं, संसद के पुत्र लड़ना चाहते हैं, जो राजघराने के लोग हैं वो लड़ना चाहते हैं, एक आम व्यक्ति। मैं तो वैसे चुनाव लड़ना ही नहीं चाह रहा था, लेकिन मेरे साथ तो इतना अन्याय हो रहा है कि अब मुझे चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। अच्छा, अब एक दिक्कत आती है
कि मुझे अगर अपना स्टाइपेंड लेना है पुलिस विभाग का तो मुझे लेबर कोर्ट जाना पड़ेगा, अगर मुझे अपनी पुलिस की नौकरी लेना है तो मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, अगर मुझे मैनपुरी का जो चुनाव से संबंधित जो भी जांच करानी है तो मुझे इलाहाबाद हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। और एक और चीज, मैंने एक आरटीआई भी डाली थी, आरटीआई ये डाली थी कि मैनपुरी में मेरा नॉमिनेशन फॉर्म जमा नहीं किया गया, तो मैंने वहां के रिटर्निंग ऑफिसर कक्ष के अंदर के कैमरे की रिकॉर्डिंग, रिटर्निंग ऑफिसर कक्ष के बाहर के कैमरे की रिकॉर्डिंग और सामने डीएम ऑफिस में लगे हुए कैमरे की रिकॉर्डिंग तथा जो चुनाव के समय में चुनाव आयोग द्वारा जो प्राइवेट स्तर पर रिकॉर्डिंग कराई जाती है जिसका भुगतान चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है, वो रिकॉर्डिंग मैंने मांगी, क्योंकि जिससे मैं साबित कर सकूं कि मैं वहां उपस्थित था समय पर। लेकिन मुझे आज तक आरटीआई से जानकारी नहीं दी गई। मेरी आरटीआई प्रथम अपील अधिकारी पे जाती है तो प्रथम अपील अधिकारी द्वारा मुझे बोला जाता है कि आपको राज्य सूचना आयोग उत्तर प्रदेश में द्वितीय अपील करनी है। जब मैं द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग उत्तर प्रदेश में करता हूं तो वहां से मुझसे बोल दिया जाता है कि आपके आवेदन में कुछ त्रुटियां हैं, उनको संशोधित करें। तो मैं संशोधित करके पुनः द्वितीय अपील करता हूं राज्य सूचना आयोग उत्तर प्रदेश में। अंतिम बार में मुझसे ये बोला जाता है कि आपकी आरटीआई उत्तर प्रदेश सूचना आयोग के क्षेत्र अधिकार की नहीं है। अब देखिए, प्रथम अपील अधिकारी जी बोलते हैं कि द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग में करनी है। जब राज्य सूचना आयोग उत्तर प्रदेश में करता हूं तो त्रुटियां बोल दी जाती हैं। जब मैं त्रुटियों को संशोधित करके बोलता हूं तो मुझसे बोल दिया जाता है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र अधिकार की नहीं है। अब बताइए मुझे कितना परेशान किया जा रहा है। पहले ही मना कर देते, मतलब सिस्टम में देखिए मुझे इलाहाबाद हाईकोर्ट तक। अच्छा, अब बात आई इलाहाबाद हाईकोर्ट की या ग्वालियर हाईकोर्ट की या लेबर कोर्ट की, तो मैं यहाँ गया था, मैंने यहाँ बात की वकीलों से, तो वकीलों की फीस आपको पता होगा भैया जी 2 करोड़ 4 करोड़ रहती है। अब 2 करोड़ 4 करोड़ जो फीस होगी वो एक आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, शोषित व्यक्ति, वंचित व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति कैसे देगा? वो तो अपने न्याय के लिए लड़ रहा है, वो अपने स्टाइपेंड के लिए लड़ रहा है। तो अब मैं अपनी सुनवाई कहाँ करूं? चुनाव लड़ना मेरे लिए मजबूरी हो गया है। यानी आपकी देश की व्यवस्था से पीड़ित हो, हाँ, इसलिए आप चुनाव लड़ना जी जी बिल्कुल। पार्टी को क्यों नहीं ज्वाइन? हाँ, ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है कि मैंने किसी पार्टी को क्यों नहीं ज्वाइन किया और मैं किसी पार्टी से क्यों चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ। तो सर्वप्रथम मैंने 1-2 माह पहले, मतलब कुछ दिन पहले मैंने एक लेटर भेजा था विपक्ष के इंडिया अलायंस को, और उस इंडिया अलायंस में मैंने ये बात बोली थी विपक्ष से कि जो भी आपकी जो पार्टी है जो शोषित वंचित पीड़ित की बात करती है, न्याय की बात करती है, दलित की पिछड़ा की बात करती है, तो मैंने उनसे बोला कि मैं सिस्टम से परेशान हूं, मुझे शासन प्रशासन में बैठे हुए अधिकारी परेशान कर रहे हैं और मैं न्याय के लिए लड़ रहा हूं, और आप भिंड से अपना कैंडिडेट ना उतारें और मैं कहीं ना कहीं मैं सत्ता पक्ष में बैठी हुई पार्टी से लड़ सकूं चुनाव और मैं जीत सकूं। लेकिन विपक्ष की एक पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतार दिया है, इंडिया अलायंस की एक पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतार दिया है, तो मेरा लेटर भेजने का कोई मतलब नहीं निकला। जबकि ये विपक्ष की पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट बांट लेती हैं इंडिया अलायंस में, या कहीं भी चुनाव होता है तो अपने अपने गठबंधन में सीट बांट लेती हैं, लेकिन वीरेंद्र वर्मा को न्याय के लिए इनके पास एक सीट देने के लिए नहीं थी, जो कि एक शोषित वंचित पीड़ित है, जो कि एक पिछड़ा है और जो न्याय के लिए लड़ रहा हूं। मेरी तो कोई पार्टी ही नहीं है। और जबकि इनके साथ अगर विपक्ष के साथ संसद में कोई संसद अभद्रता करता है या कोर्ट के द्वारा कोई इनका कोई न्याय कोई निर्देश दिया जाता है तो ये पूरे देश में हाहाकार मचाएंगे, आंदोलन करेंगे, ब्लैक डे बोलेंगे, काला दिवस करेंगे और पूरे देश को जाम कर देंगे, पूरी देश की व्यवस्था को खराब करेंगे। और एक व्यक्ति जो न्याय के लिए लड़ रहा है उसके लिए इनको एक सीट देने के लिए नहीं है। मतलब ये विपक्ष स्वार्थ के लिए लड़ाई लड़ रहा है, ये विपक्ष सेल्फिश है, मतलब ये विपक्ष। तो फिर जब एक आम व्यक्ति अपने लिए लड़ नहीं पा रहा है और एक सीट मांग रहा है जो कि आपको ही कहीं ना कहीं उस सीट का फायदा होता है, एक तो फिर मेरे लिए कोई न्याय नहीं है, कोई लेटर का जवाब ही नहीं है। अब बताइए मैं चुनाव क्यों ना लड़ूं? आपको लगता है कि आप कभी विधायक बनेंगे? नहीं, अब लगता तो बस भिंड की जनता से गुहार है। अब मेरी भिंड की जनता से गुहार है कि भैया लोग आपके बीच का व्यक्ति हूं जो कि आपके साथ रात दिन सुबह शाम किसी भी विभाग के द्वारा होता है। आप किसी भी विभाग में जाएंगे, नगर पालिका, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, कचहरी, तहसील, किसी भी अधिकारी के पास जाएंगे, लोक सेवा केंद्र में जाएंगे, आपको परेशान किया जाएगा और उसी व्यवस्था से मैं पीड़ित हूं। अगर आप मेरे जैसे व्यक्ति को विधायक बनाते हैं, वोट देते हैं, तो मैं आपकी 24/7 रात में 2 बजे भी अगर आप कॉल करेंगे तो आपकी आवाज भिंड के अधिकारियों तक जाएगी, मध्य प्रदेश विधानसभा तक जाएगी, क्योंकि मेरा कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य है। क्योंकि आप मुझे आज मैं आज शोषित हूं, वंचित हूं, पीड़ित, अगर मेरी सुनवाई नहीं की जा रही तो कल मैं आपकी सुनवाई तो करूंगा ही। कितनी पढ़ाई की आप? जी, मैं बी किया है, बीजीएमसी किया है, पीजीपी किया है, एलपीजी किया है, एलएलबी चल रहा है मेरा। अच्छा, मैं ये आपने शिक्षा का बहुत अच्छा बोला।
जो व्यक्ति एक शिक्षित है, इंजीनियरिंग किया है, बीजीएमसी किया है, पत्रकारिता की डिग्री किया है और पीजीपी एलपीजी किया है, एलएलबी चल रहा है, वो व्यक्ति प्रताड़ित है, शोषित है, वंचित है, तो फिर गांव के ग्रामीण की क्या स्थिति होगी? गांव का आदमी तो बेचारा आवेदन लिखना नहीं जानता है, पढ़ा लिखा नहीं है, अब गांव के व्यक्ति की आवाज कैसे उठेगी? और भैया जी आपको एक और बता दें, गांव के हर जिले में एक डीएम साहब होते हैं, एक एसपी साहब होते हैं। गांव की हर गांव, कई गांव की दूरियां 60-60 किलोमीटर हैं। जब वो सुनवाई में आते हैं, 60 किलोमीटर आते हैं, सुनवाई नहीं होती है तो लौट कर जाते हैं। एक दिन का उनकी रोजगार चला जाता है और घर में रोटी खाने के लिए नहीं होती है। ऐसे लोगों के लिए मैं विधायक बनना चाहता हूं और जो भिंड पिछड़ी आंकड़ों में आता है उसको आगे ले जाना चाहता हूं। भिंड की बेरोजगारी खत्म करना चाहता हूं, भिंड के युवाओं की आवाज बनना चाहता हूं, इसलिए मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। दूसरा, मुझे भी न्याय नहीं मिल रहा है तो मैं तो अपने न्याय के लिए लड़ूंगा ही, लेकिन मुझे तो न्याय, अगर मैं विधायक बनता हूं तो विधानसभा अध्यक्ष एक महीने में दिलवा देंगे, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष को तो एक लेटर जारी करना है। फिर तो मैं भिंड की जनता के लिए ही लड़ूंगा। कब तक लड़ेंगे लड़ाई? अब ये लड़ाई तो जब तक मुझे न्याय नहीं मिलता है तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। आपको ये पता है कि आप इस तरह चुनाव लड़के, शिवराज सिंह से चुनाव लड़के या भिंड में ही मान लीजिए आप पार्टी के विधायक हों या वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं, उनसे सीधी टक्कर ले रहे हैं? नहीं, सीधी टक्कर, मेरी टक्कर किसी से नहीं है। मेरी कोई टक्कर नहीं है। मैं तो अपने न्याय के लिए लड़ रहा हूं, मैं अपने न्याय के लिए लड़ रहा हूं। और ये विधायक और सांसद किस लिए है? विधायक का काम होता है विधानसभा में नियम बनाना, उन नियमों को ब्यूरोक्रेसी फॉलो करती है। अब यहाँ देखिए, यहाँ स्वच्छता की व्यवस्था नहीं है, यहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, या सीवर की व्यवस्था सही नहीं है, तो अब ये भी मुझे लड़ना पड़ेगा। मुझे नाली भी साफ करनी पड़ेगी, मुझे रोड पे झाड़ू भी लगानी पड़ेगी। प्रतिनिधि तो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने भिंड में इतने हजार का विकास कराया है, या जो पूर्व में रहे हैं वो भी दावे करते हैं। अभी कितनी ऐसी जो समस्याएं हैं जिससे भिंड जूझ रहा है? ये सबसे बड़ा उदाहरण तो मैं ही हूँ, ये सबसे बड़ा उदाहरण मैं ही हूँ। 70 से 75 वर्ष हो चुके हैं देश की आजादी को, हो ही चुके हैं, और आज भी ब्यूरोक्रेसी में मेरे जैसे व्यक्ति को परेशान किया जा रहा है, मेरे जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति परेशान हो रहा है। तो आप समझ लीजिए कि जनप्रतिनिधियों के दावे तो दावे ही हैं, खोखले दावे हैं। जब पानी बरसता है तो आप सीवर की स्थिति देख लीजिए, अब रोड की व्यवस्था देख लीजिए, अब हॉस्पिटल में चले जाइए, हॉस्पिटल की व्यवस्था देख लीजिए, सब जगह कहीं ना कहीं लापरवाही है। लेकिन अगर आप 24/7 जनता के लिए जागरूक नहीं रहेंगे, अपनी विधानसभा में काम नहीं करेंगे, तो फिर व्यवस्थाएं खराब रहेंगी। और भैया जी, मैं एक बात और बोलना चाहता हूं इसी क्वेश्चन में, कि मध्य प्रदेश के 230 विधायक भाजपा के लड़ेंगे, कांग्रेस के लड़ेंगे, सपा के लड़ेंगे, बसपा के लड़ेंगे, और भी पार्टियों के लड़ेंगे, लेकिन 225 की मैं गारंटी देता हूं, अगर मेरे जैसा संघर्ष किया हुआ किसी ने किया हो, मेरी जैसी प्रताड़ना किसी ने सही हो, मेरे जैसा शोषण हुआ हो उसका, तो फिर मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। 225 की मैं गारंटी लेता हूं। केवल चुनाव विधायक के पुत्रों को लड़ना है, सांसद के पुत्रों को लड़ना है, राजघराने के पुत्रों को लड़ना है। आम व्यक्ति तो चुनाव के बारे में सोचता भी नहीं है, क्योंकि चुनाव में सबसे ज्यादा तो फंडिंग की परेशानी होती है, पैसे की परेशानी रहती है। अब मेरे पास भी ये समस्या है, फंडिंग की समस्या तो मेरे पास भी आएगी, मेरे पास भी लोग नहीं होंगे, लेकिन मैं भिंड की जनता से हाथ जोड़ के बोलना चाहूंगा कि आप मेरे साथ खड़े रहिए। आप आज एक पिछड़े, एक दलित, एक अन्यायी व्यक्ति के, अन्याय जिसके साथ हुआ उसके साथ खड़े हो जाएंगे, तो कल कहीं ना कहीं आपको न्याय 24 घंटा मिलेगा। मेरा कर्तव्य होगा, मैं आपका नौकर हूं, ये बोल रहा हूं। अभी कुछ समय पूर्व आपने बात की थी जी कि पुलिस के द्वारा भी अत्याचार किया गया। हाँ, मैं आपसे नाम नहीं ओपन कराना चाहूंगा, मैं बस इतना जानना चाहूंगा कि भिंड जिले की ही बात है। अरे भिंड जिले के थाने की बात है। मैं एक महिला की शिकायत कराने गया, और वो शिकायत इस तरीके की थी कि आवेदन लिखना नहीं आता था उनको, तो उन्होंने कहा, अब मुझसे कहा गया तो मैंने कहा चलो आवेदन लिखवा देंगे। और वो तो पुलिस की ऐसी व्यवस्था रही कि मेरी तो डार के पिटाई वो बुरी तरीके से की गई थी कि मैं क्या बोलूं। और वो जब थाना प्रभारी ने एसपी साहब को बुलाया, ये रात के 8 बजे की समथिंग की बात होगी, 8 से 7 और 8 की समथिंग की, तो एसपी साहब का वक्तव्य है कि ज्यादा करोगे तो एनकाउंटर करा देंगे इसका। एसपी साहब के बाद
और भी कोई वरिष्ठ अधिकारी हैं, तो आपने वहां भी प्रयास किया? नहीं, हाँ हाँ, ये आपकी बहुत अच्छी बात है। मेरे दोस्तों ने जो ऑनलाइन शिकायत की थी मध्य प्रदेश में, तो वहां से मुझे कॉल आई कि भैया जी क्या निराकरण हुआ है। मतलब अगले दिन आए कि आपके साथ कल अत्याचार हुआ था, क्या हुआ? तो मैंने कहा मैडम जी कुछ नहीं हुआ है। जो हेल्पलाइन पर बोल रही थी मैडम कुछ नहीं हुआ है, मेरे साथ तो मेरी FIR दर्ज नहीं की गई, और मैं वहां तो SP साहब उपस्थित थे। जब SP उपस्थित थे तो अब मैं शिकायत किससे करने जाऊं? दूसरा, अब जो सुनवाई नहीं हो रही, 2 या 3 बार मुझे भोपाल से कॉल आया, अब और मैं बोल रहा था कि कृपया आप मेरी सुनवाई करा दीजिए, कृपया मेरी जांच करा दीजिए, मेरी FIR करा दीजिए, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं की गई। सिस्टम में इतना सिस्टम लापरवाह भ्रष्ट हो चुका है कि आम व्यक्ति की सुनवाई नहीं की जाती है। और मैं तो इतना लड़ चुका हूं भाई साहब, मुझसे पूछिए भैया जी कि मैंने क्या क्या सहा होगा पिछले 8-10 वर्षों